अब ठीक है, चलिए। तो एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसके पास प्रोटॉन है, इसकी जानकारी अभी तक आप लोगों को हो चुकी है। ठीक है। अब जब लोगों को ये पता चल गया कि एटम के अंदर दूसरे भी पार्टिकल्स है जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि चलो एटम का एक मॉडल बनाया जाए। मॉडल समझ रहे हो ना, कि क्यों ना एटम का एक डिस्क्रिप्शन दिया जाए। ये जरूरी होता है। आपको जब एक सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा, उसके अंदर के चीजों के बारे में पता चल जाएगा, तो आप चाहेंगे ना कि सिस्टम को डिस्क्राइब करे। तो एटम का मॉडल देने का मतलब मैंने उस दिन बताया था, मॉडल का क्या मतलब होता है। मॉडल का तो ये होता है कि ऐसे चित्र बना दिया और कुछ कुछ दिखा दिया, ये मॉडल का मतलब नहीं होता। मॉडल का मतलब क्या होता है, अ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, वो मॉडल है। ठीक है। मॉडल का ये मतलब मत समझना कि 2 हाथ है, 4 पैर है, 3 नाक है, वो मॉडल हो गया, ये सब नहीं होता। मॉडल का क्या डिस्क्रिप्शन है ऋषु, अ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, वो मॉडल होता है। समझ गए। तो लोगों ने क्या किया, मॉडल देना शुरू किया कि एटम ऐसा हो। लोग, अब किसी को आंख से तो दिखेगा नहीं एटम, ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी के यहाँ रहता है, ऐसे झांक के देख लिया होगा एटम को, बोलेगा अच्छा कल रात देखे अब मॉडल दूंगा मैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो लोग अनुमान के, उस समय तक जो हो रहा था, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि उनके पास बहुत ज्यादा जानकारी थी आज के समय में। आज के समय में तो बच्चा बच्चा जानता है कि एटम के अंदर क्या है। लेकिन मैं बातें कर रहा हूं किस समय की, अर्ली 90, मतलब 90 शुरू हो रहा है उस समय, 90 शुरू हो रहा है। तो उस समय तो बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं थी लोगों को। तो लोगों के पास बस यही था कि जो थोड़ा बहुत जानकारी था एटम के बारे में, उसी के बेसिस पे वो मॉडल तैयार करना चाहते थे। तो इसी में एक पहला और बेसिकली एक बहुत ही शुरुआती दौर का मॉडल है जिसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, आप लोग 9th क्लास में जब पढ़े होंगे तो इस मॉडल का नाम सुना होगा। वैसे मॉडल बहुत ज्यादा अच्छी थी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे मॉडल को। ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ व्हाट, एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, कोई दिक्कत, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आप लोगों में से कोई बताएंगे पहले, या मैं ही शुरू करूं। देखिए, अब कोई भी टीचर आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, अगर बेसिक चीजों के बारे में पूछा जाए, बेसिक चीजें वो नहीं होती कि जो बहुत ही बेसिक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक ना हो, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं रहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बेसिक नहीं है। क्यों, बोलिए बोलिए क्यों, बोलो। क्योंकि आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा है वो चैप्टर, 9th में वो चैप्टर पढ़ रखा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर पहली बार नाम सुने हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो ये सुन के टीचर को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। अरे अच्छा लगेगा, तो मैथ में तो अच्छा नहीं लगता है टीचर को, तो उस समय तो टीचर की भावनाएं जागृत हो जाती है। मैथ वाले के सामने तो नहीं यार, टीचर के भावनाओं को ठेस पहुंचा है, कैसे क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। केमिस्ट्री में थॉमसन का मॉडल नहीं आता है, तो केमिस्ट्री वाले टीचर की भावनाएं का क्या है। तो वही वाली बात हो गई, तुम्हारा कुत्ता डॉगी और गीतांजलि का कुत्ता कुत्ता। ये सब बातें पता होनी चाहिए। आप लोग 9th, मतलब इसका मतलब है कि आप लोगों ने इंटरेस्ट कम रखा है। किससे, ना ना साइंस से ही। 9th क्लास में आप केमिस्ट्री कहां थी, तो साइंस की बातें हो रही है। क्यों गीतांजलि, याद कुछ नहीं आया ना, किसी को कुछ नहीं याद आया ना। हाँ क्या याद आया, चलो वो को एक को तो याद आया। पॉजिटिव सीड्स था, स्फेयर था। ओके, बहुत बढ़िया। देखो, एक बच्चे को ये पता है कि क्या है ये मॉडल, और किसी को। इस मॉडल का एक और नाम है प्लम-पर्डिंग मॉडल। बहुत ही बेसिक मॉडल है। देखो, थोड़ा सा
पढ़ाई वढ़ाई करो, अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बस तुम लोग आए हो, थोड़ा सा किताब विताब देख के भी आया करो। अब ये मॉडल बहुत ही प्रिलिमिनरी मॉडल है, बहुत ही बेसिक मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है, एटम को आप ऐसा समझ लीजिए खरबूजे की तरह। कैसा समझ लीजिए, हाँ वाटरमेलन समझते हैं ना, खरबूजे की तरह। तरबूजा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तरबूजा थोड़ा सा ऐसा वैसा होता है, खरबूजा थोड़ा गोल होता है, इसलिए खरबूजे का एग्जाम्पल लिया मैंने। खरबूजे की तरह समझ लीजिए, और खरबूजे में जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। खरबूजा में बीज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे खरबूजे के अंदर बीज है, सीड जैसे उसके अंदर है। और जो पॉजिटिव चार्ज की भी डिस्कवरी उस समय तक हो रखी थी, तो पॉजिटिव चार्ज कहां है, तो वो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज वो है बाकी का जो खरबूजा है। सीड हटा के जो बच गया खरबूजा में वो क्या है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। और उसी पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे खरबूजा में क्या होता है, एक लगभग समान तरीके से वितरण होता है कि नहीं। खरबूजे के अंदर जो वो पार्ट क्या बोलते हैं उसको, पार्ट है, खरबूजा का जो पार्ट है जो खाते हैं आप लोग, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है कि नहीं होता, ये बताइए। ऐसा तो नहीं कि एक जगह है होल हो गया, एक जगह खराब है, एक जगह भरा हुआ है डेंस, ऐसा तो नहीं होता। जो खरबूजा आप खाते हैं वो क्या होता है, लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसी तरीके से ये भी बोलते हैं कि एटम का मास भी क्या है, एटम में थ्राउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक जगह मास काफी ज्यादा होगा, एक जगह मास कम होगा, हर जगह लगभग मास कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दो बातें समझ गए। पहला तो खरबूजे का एग्जांपल लिया तो कहते हैं कि एटम एक स्फीयर की तरह है, ओके, लगभग गोल है। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जैसे खरबूजे में सीड्स होते हैं। एंड तीसरी बात, जो खाने वाला पार्ट है खरबूजा का, उसको कंपेयर कर दिया किससे, प्रोटॉन से, और उसका मास जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी बता दिया। ओके, चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, होता भी है। अगर हम एटम की बातें करते हैं तो एटम को क्या माना जाता है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है कि नहीं है एटम। तो बोले सर कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा न्यूट्रलिटी को भी समझाइए। नहीं कि कैसे न्यूट्रल है, तो बोलते देखो पॉजिटिव प्रोटॉन जिसको नाम दे रहे हो, मैं नहीं कह रहा ना ना, कौन कह रहे हैं ये, हाँ इसमें मेरे पे मत देखना। थॉमसन क्या कहे फिर कि होता ये है कि पॉजिटिव प्रोटॉन जिसको आप नाम दे रहे हैं वो थ्राउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन है जो सीड्स की तरह है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बैलेंस है। बस दिखने में इलेक्ट्रॉन कम लगेगा लेकिन उसका चार्ज का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, तब ना बैलेंस कर रहा होगा। क्योंकि वो ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन सीड है तो सीड तो कम होते हैं, फिर भी न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव बराबर होंगे न्यूट्रल के लिए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई दिक्कत। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता होगा, ज्यादा रखना पड़ेगा ना, तब ना बैलेंस करेगा। समझ रहे हैं, तो बेसिक यही मोटा माटी बातें थी किसकी, थॉमसन के मॉडल। किसी को दिक्कत, अब इस बातों को मैं क्या करूंगा, बस बस
यहाँ जो पॉइंट लिखा है किसी को दिक्कत नहीं इसमें? सभी लोग लिख लीजिए तब। पांडे जी, आपका नाम सरनेम तो याद रहेगा, नाम क्या हुआ? उत्कर्ष, ये भी याद रहेगा। समझ गए बातों को आप? ठीक है। अच्छा, इसका चित्र नहीं बनाया, आपको तो चित्र चाहिए था ना। ओहो, ये देखो यार, कितना तगड़ा स्फीयर बना दिया मैंने पहली बार अपने जीवन में। आज सब सही हो रहा है, मेरी अक्षर भी कुछ आज मोतियों की तरह दिख रही है ना। ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक तो है, फिर भी इतने हंसने वाली कौन सी बात है। तो कुछ कुछ ऐसा ही है। लिख लो। चलिए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। क्यों रिशु? तो ये थॉमसन का मॉडल तो है। क्या ये थॉमसन का मॉडल आज पढ़ाया जाता है क्या? क्या नाम उत्कर्ष? अब किताब बाद में देखिएगा, घर पे, वो सब काम घर पे होता है, अभी सिर्फ किसे सुनिएगा? हाँ, बस बस मुझे सुनिए। तो थॉमसन का मॉडल पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। इसका मतलब है इसके अंदर बहुत सारी खामियां होंगी। खामियां तो है, इसीलिए नहीं पढ़ा जाता ना। जिसे समाज ने दरकिनार कर दिया उसके अंदर खामियां तो होगी। ऐसा हर बार नहीं कहा जा सकता, लेकिन साइंस में तो ऐसा है, क्योंकि साइंस में हर बात की क्या देनी पड़ती है? प्रूफ। तो पहली बात तो इसकी कुछ अब ड्रॉबैक्स निकल के आई। ड्रॉबैक्स को भी देखना जरूरी है। पहला ड्रॉबैक्स तो ये था कि ये खालिस एक पोस्टुलेट था। क्या था? पोस्टुलेट। इसका प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। थॉमसन साहब का पास एक थ्योरी तो थी, लेकिन ये बस एक पोस्टुलेट था। थ्योरी के नाम पे जस्ट थ्योरी ही चिपकाई गई थी, उसका प्रैक्टिकल एविडेंस उस समय तक नहीं दिया। ये एक ड्रॉबैक था। ठीक है,
चलिए, ऐसा होता है कई बार कि हर चीज का प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन पोस्टुलेट में और भी दिक्कतें थी। क्या दिक्कत थी? ये एटम की स्टेबिलिटी को खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ना पता क्या सोच के उन्होंने ये स्टेटमेंट लास्ट वाला दिया होगा। क्यों? क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन के मास की जानकारी शायद हो चुकी थी और चार्ज भी शायद लोगों ने निकाल लिया हो। नहीं भी निकाला हो तो ये जितना तो जान ही गए होंगे कि दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब ये लोगों को समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन तो एक नंबर में कम, मास भी उसका कम, तो ये कैसे बैलेंस कर रहा होगा इस एटम को। और प्रोटॉन जिसको आप बोल रहे हैं कि वो थ्रू द फैला हुआ है, तो अगर प्रोटॉन का नंबर उतना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए सही बात तो नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा एक्सेस में होगा, मतलब लगभग सारा का सारा प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन लाइक सीट्स है, तो एक दूसरे को बैलेंस कैसे करेंगे, ये स्टेबिलिटी कैसे लाएंगे, ये लोगों को डाउट था। और एक और डाउट तब बढ़ गया जब रदरफोर्ड साहब का ग्रेट 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 एक्सपेरिमेंट आ गया। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाम तो सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर है, कभी कभी तो पॉपुलैरिटी में समझते ही हो तुम लोग। तो उस एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो कहा कि चलो बाबू, जब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारे माथे पे लिख दिया जाता है ड्रॉबैक, और तुम्हें कर दिया जाएगा बहुत में। सब लोग तुम समझदार हो। तो पहला तो ये क्या था, एक जस्ट पोस्टुलेट, कोई थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं है, नो थ्योरेटिकल एविडेंस। अब इस मॉडल को देख के तो आजकल के लड़के हंसेंगे, कैसे मूर्ख थे थॉमसन साहब, हम लोगों को भी पता है कि एटम के अंदर क्या है। तुम लोगों को तो पैदा होते ही यही बताया गया ना कि एटम के अंदर क्या है। उस समय की बातें सोचो, जब जानकारी नहीं थी, उस समय वो मूर्ख हो गए। मूर्ख थे क्या गीतांजलि? बहुत बड़ा काम था ना। फिर भी ठीक है, आप समय के साथ गलत हो जाए, लेकिन काम काम के होता है। कई लोगों के चेहरे पे ऐसे आती है, अरे कितना मूर्ख आदमी था थॉमसन, कैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं इसको। उस समय की बातें जब उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने मॉडल दिया। आज तो तुम्हें पैदा होते ही बताया जाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। हाँ, आज तुम पैदा होते ही जान, अब तो बच्चे 7th क्लास में जान जाते क्वांटम मॉडल क्या है, ये क्या, सब 7-6 में ही जान रहे हैं। उस समय तो नहीं जानते होंगे। तो ऐसे चेहरे पे ये भाव नहीं लाने के मूर्ख आदमी, सम्मानित आदमी है। ठीक है, फिर दूसरा मैंने बताया, ये स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक है, स्टेबिलिटी इससे आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। एंड तीसरा, रदरफोर्ड की मॉडल। अच्छा, लोगों ने कुछ समय के लिए इसको माना भी, लोग मानते भी हैं, बड़े लोग जब बातें करते हैं तो लोग मान लेते हैं, होते हैं ना। तो लोगों ने इस मॉडल को माना भी, लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसके बाद तो सबने दिखना मत कल से। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी इनके साथ। जल्दी से ड्रॉबैक को आप लोग 2 सेकंड के अंदर लिखिए, ज्यादा समय नहीं गंवाना। रीशु, किसका इंतजार कर रहे हो? तुम रीशु ही हो ना? रीना नाम नहीं ना है तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा सा अपना रखो, जेंडर का थोड़ा सा मान रखो। 6 पेन लेके लड़का बैठा हुआ है, एक तो लड़का वो 6 पेन लेके बैठे। भाई साहब, एक तो लड़का ऊपर से 6 पेन। ये बात तुम्हें अजीब नहीं लग रही? अब तुम लोग नहीं मानोगे, रीशु के उम्र आते आते और उसके बाद
रेयर ही मैंने कभी पेन खरीदा होगा खुद जाके। yes. मांग के अपना काम चलता था, जो मांग छीन जो हो। यीशु ये सब मत करो, जल्दी लिखिए। किसी को कोई डाउट है? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैंने जिसका नाम लिया, याद है अभी किसका नाम लिया था? बस बस बस, उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, उसके बाद फिर उनका मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है? तो क्या नाम है? रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखेंगे। अल्फा रे के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था क्या? कभी अल्फा रे क्या होता है इसके बारे में चर्चा की है क्या? जब बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूंगा मैं तो कभी नहीं हुई थी। ठीक है, सबसे पहले अल्फा रे को देख ही लेते हैं। हीलियम 2+, और उसका एटॉमिक नोटेशन ऐसा ही होगा। इसी को क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे। ये क्या है बेसिकली? आपको अल्फा पार्टिकल या रे। एंड पार्टिकल और रे का द्वंद्व तो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। अभी आप इसको जस्ट एक पार्टिकल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, या रे भी कहिए। ठीक, अब बोलेंगे इसका क्या काम है इस एक्सपेरिमेंट में, वो तो आपको जब एक्सपेरिमेंट में पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक, एक्सपेरिमेंट का पहले मैं कुछ खाका बना देता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था, खोज क्या करना चाहते थे। हर एक्सपेरिमेंट का एक मोटो होता है, अपने मन से तो कोई कुछ नहीं करने बैठ जाता है, रात में सपना या सुबह शुरू कर दिए हुए। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड साहब जानना चाहते थे कि सीरियसली एटम के अंदर क्या है। बस एक थ्योरेटिकल एविडेंस के भरोसे नहीं रहना चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि एटम के अंदर एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, और है तो कैसे है, उनका अरेंजमेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। तो इसी के लिए उन्होंने सहारा लिया किसका? अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, अब किया क्या उन्होंने कि एक अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल निकलता है बेसिकली रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव जानते हैं ना आप लोग? रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जो साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद ब खुद होते, जैसे यूरेनियम का डिकेइंग, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी, वो एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस के कारण ही तो आते हैं आपके पास। वो एनर्जी कैसे? वो रेडियो एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, इसके बारे में देखेंगे अभी आप लोग। तो अल्फा रे उसी का एक टाइप होता है कि उसी से अल्फा पार्टिकल निकलता है। बेसिकली रेडियो एक्टिव प्रोसेस में एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, बेसिकली यही है, हीलियम 2+। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया होगा और उस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या इमिट करवाया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब दिस। अब अल्फा पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये कि हीलियम 2+ है, साइज में थोड़ा छोटा, लेकिन मास इसके पास अच्छा खासा, मास कंसंट्रेशन अच्छा है। तो ये एक मैसिव पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? मैसिव पार्टिकल। साइज में छोटा होगा, आप खुद जान सकते हैं,
क्योंकि हाइड्रोजन एंड उसके बाद खुद आ जाता है कौन, हीलियम। तो अगर आप हीलियम लेते हैं, अल्फा पार्टिकल लेते हैं, तो उसका साइज छोटा लेकिन मास क्या होता है, ज्यादा। तो मास एंड साइज का रेशियो में मास जो है थोड़ा सा अधिकता है, तो एक मैसिव पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है इसको। और ये कारण भी ये था अल्फा पार्टिकल लेने का, भी बताऊंगा आगे। और दूसरा, ये एक चार्ज पार्टिकल है, क्या है ना, दिख रहा है ना, अरे नहीं दिख रहा है जी। अब कैसा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होता ही है, उसको निगेटिव नहीं कर सकते, होगा करेगा। कोई दिक्कत, अच्छी बात है। अब रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकाला, रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है, ऐसा नहीं कि आराम से टहलते हुए निकलेगा, बहुत हाई वेलोसिटी से निकलता है। उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी अच्छी होती है, देखा जाए उतनी अच्छी नहीं होती जितना बीटा एंड गामा की होगी, लेकिन अच्छी होती है, अल्फा की भी बहुत अच्छी होती है। तो हाई वेलोसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल निकाला, अल्फा पार्टिकल मतलब मैसिव पार्टिकल, और उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब उन्होंने क्या किया, एक फॉइल लिया, फॉइल समझ रहे हो, पत्ती, हाँ, थीन शीट। फॉइल मतलब एक पत्ती समझ लो, थीन शीट, बहुत पतला। बोले कितना पतला, जितना पतला तुम सोच सकते हो। कितना सोच सकते हो गीतांजलि, बाबू सिर्फ सोच लेने से, तुम एटम सोच नहीं पा रहे हो, एटम का पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बना, क्या सोचते हो, तुमने खाली कहा है, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बना क्या एटम का, नहीं बना, फिर काहे बोले तुमने सोचा नहीं, तुमने सिर्फ कहा है। मैंने कहा जितना सोच, मतलब दिमाग में जितना पिक्चर बना है, जितना पतला होने का, रिशु से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मतलब ही नहीं होगा। हाँ रिशु, कितना सोच पाए तुम बोले, सारा पेपर का मतलब वो पेज देख लीजिए, पेज का थिकनेस, उससे ज्यादा हम लोग सोच ही नहीं पा रहे। अरे सोचोगे वही जो फील करोगे ना, उससे थिकनेस कहाँ ज्यादा देखे होगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थिक बनाया गया, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के रेंज में, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के रेंज में, ठीक है। और वहां लिया क्या गया, गोल्ड फॉइल को। कौन सा मेटल यूज किया गया है, गोल्ड। तो गोल्ड की एक पतली शीट बनाई गई, किसकी, गोल्ड की। और उस पतली शीट से क्या किया गया, अल्फा रे को हिट करवाया गया। क्या करवाया गया, अब गोल्ड की, एक तो गोल्ड, दूसरा सब पतली शीट, तो अल्फा पार्टिकल उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, पास कर जाए, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी उतनी होती है कि आराम से पास कर जाएगा, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल को इस पे फॉल करवा के गुजरवा दिया। अब क्या किया था उन्होंने, चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दिया था, एक रिकॉर्ड करने के लिए। अब उसको एक सेंसर की तरह समझ लो, वो सेंसर की तरह काम नहीं था, क्योंकि ये 1911 अच्छा, ये रिसर्च कब हो रहा है, इस पे भी ध्यान देना, ये 1911 में हो रहा है। 1911, आपके पास साधन नहीं है बहुत ज्यादा, आपके पास सेंसर नहीं है, आपको मैनुअली कैलकुलेशन करने, कंप्यूटर नहीं थे, आपको मैनुअली कैलकुलेशन करने पड़ते थे। तो बेसिकली क्या किया कि स्क्रीन ऐसे करके चारों तरफ, मान लो यहाँ पे रख दिया गोल्ड फॉइल, उसके चारों तरफ क्या किया गया, स्क्रीन ऐसे करके लगा दिया गया। अब जब अल्फा पार्टिकल उससे होके गुजरा, तो गुजरने के साथ कारनामा करना शुरू किया। उस अल्फा पार्टिकल वैसे नहीं गुजरा, हर अल्फा पार्टिकल जैसे उसको गुजर जाना चाहिए था। उस अल्फा पार्टिकल में थोड़ा बहुत स्कैटरिंग समझ रहे हो ना, अपने पाथ से डेविएट होने की लक्षण दिखने लगे। और जैसे ही ये लक्षण दिखे, तो उस स्क्रीन पे उन्होंने जाके रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ लक्षण दिखने वाले हैं, और उस स्क्रीन से मैनुअली कैलकुलेशन कर दिया कि किस एंगल पे स्कैटरिंग हो रहे हैं। और कैलकुलेट करने के बाद रदरफोर्ड की आंखों में जैसे चमक आ गई हो, उसने कहा यूरेका यूरेका, आई फाउंड इट। ये बोला, नहीं पता, मैं नहीं था वहां पे, तो मैंने नहीं सुना कि क्या बोला, लेकिन यही बोले होंगे मुझे जहां तक लगता है। नहीं जी, छोटी मोटी बात तो है नहीं। अच्छा, इसके बाद उनको नोबेल मिल गया था, छोटी मोटी। अब लोगों का माइंड चेंज हो गया, सर अब तो छोटी बात पक्का नहीं रही होगी, इतना देर से छोटी बात लग रही थी। तुम लोग खाली पुरस्कारों पे ही रहोगे। कितना बार का ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, नोबेल मिले ना मिले, नोबेल छोटा था इसके लिए उस समय, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, आगे का राह दिखाया इसने सबको। चलिए,
इतनी बात जो मैंने बताई, इस बात को थोड़ा सा और पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पहला तो समझ गए, अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल लिया, दूसरा पार्ट आपने समझ लिया कि उन्होंने क्या किया, गोल्ड की थीन शीट बनाई, थीन शीट बनाई। थिकनेस कितना रख लिया लगभग, ये बहुत कम थिकनेस है ये। ठीक है, और इस पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल हिट करवाया। ठीक है, अच्छा एक बात यहां से पता चलता है, इसका लेने का कारण तो समझ में आ गया। अब देखो, साइंटिस्ट जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तुम बोलोगे सर अल्फा पार्टिकल क्यों लिया होगा, ये भी एक सवाल हो सकता है। कौन पूछेगा, मैं ही पूछूंगा, मैं ही बताता हूं, दिक्कत यही है। नहीं, सवाल है ये, अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया। अब देखो, कोई भी साइंटिस्ट होता है वो एक दिन में पैदा होते साइंटिस्ट तो नहीं बन जाता है। वो साइंटिस्ट कब बना होगा, लगातार काम करने के बाद। और ये काम कब किया रदरफोर्ड साहब, जब बूढ़े हो गए, मतलब बूढ़े हो गए मतलब उम्र अब ढलने वाली ही है तब की, मतलब इतना दिन का उनके पास अनुभव है। तो इतनी बात तो वो जानते थे कि एटम का जो मॉडल दिया जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है। वो ये बात भी जानते थे कि कहीं ना कहीं उनका मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको अंदेशा था। साइंटिस्ट ऐसे नहीं बन जाते, उनको अंदेशा होता है कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा थॉमसन साहब कह रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा है नहीं। बस उनको प्रैक्टिकली प्रूफ करना था ये बात। वही बात जानते थे कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली वैसा नहीं है जैसा थॉमसन मॉडल कह रहा है, और इलेक्ट्रॉन का भी डिस्ट्रीब्यूशन वैसा नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है। और किस्मत से उनको उस समय अल्फा पार्टिकल की जानकारी मिल गई। अल्फा पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है जो जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर है, वो सीधा जाके हिट कर सकता है, आर पार निकल सकता है, और अपने ऊपर चार्ज कंटेन करता है। ये बड़ी बात थी, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और मास भी रखता है। तो पहली बात तो ये कि उनको कहीं ना कहीं से पहले थ्योरेटिकल नॉलेज थी, होगी, साइंटिस्ट है कोई, ऐसे नहीं है। और दूसरी बात, ये चार्ज पार्टिकल अल्फा के बारे में उनको पता चला, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया उसको कि अल्फा पार्टिकल एक मैसिव पार्टिकल है, क्योंकि मैस के कारण आपको बहुत बड़ा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट में हेल्प मिलने वाला है, आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। तो एक मैसिव पार्टिकल भी मिल गया, छोटा पार्टिकल भी मिल गया, और चार्ज वाला भी मिल गया, इसलिए अल्फा पार्टिकल चुना। तीनों काम हो गया, पेनिट्रेटिंग पावर भी अच्छी है, सारे काम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर सवाल आता है कि गोल्ड को थीन ही क्यों बनाया गया, इतना थीन क्यों बनाया गया। एक मिनट करना पड़ता है। गोल्ड को थीन ही क्यों बनाया गया, मोटा रख देते जी, करा देते आराम से, 10 दिन चलता, आराम से पेनिट्रेट होके निकलता, कॉफी चाय पी रहे होते उधर फोर्ट साहब, काहे थीन बनाया गया। अब आप स्टडी किसकी करना चाहते हैं, एटम की। मॉडल किसकी देना चाहते हैं, एटम की स्टडी, एटम का मॉडल। तो अल्फा रे को आपको गिराना किस पे पड़ेगा, और एटम पे ही नहीं, सिंगल एटम पे गिराने का उद्देश्य होना चाहिए। किस पे, क्यों, आप किसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, सिंगल एटम की। तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा कि मेरे लिए एक्सपेरिमेंट में ये ज्यादा अच्छा है कि मैं एक सिंगल एटम पे गिराने का मौका मिले कि 50,000 एटम पे गिराने का मौका मिले। आप किस पे फॉल करवाइएगा, वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा ना। तो रदरफोर्ड साहब का भी यही मकसद था कि वो चाहते थे कि हो जितना कम से कम एटम हो वो मेरे अल्फा रे के पाथ में आए, उसके ट्रेजेक्ट्री में उतना कम से कम एटम आए, क्योंकि जितना कम से कम एटम आएगा रिजल्ट की एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी, मैं उतना अच्छा प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। क्योंकि आप जानना चाहते सिंगल एटम, अच्छा सिंगल एटम तो कभी ला ही नहीं पाते, वो भी उनको भी पता था। अब इतना थिन कर ही नहीं सकते गोल्ड फॉइल को, तो क्या आ जाए, सिंगल का 50 आ जाए तभी बहुत बड़ी बात है। तो उतना ठीक तो आप कर नहीं, फिर भी एक्सपेरिमेंट है, करना है, तो हम जितना कर सकते थे हम उतना थीन उसको क्या किए, करते चले। तो इस लेवल तक थीन किए। इसको थीन करने का कारण समझ में आ गया, क्योंकि हम चाहते थे कि सिंगल एटम पे फॉल करवाया जाए, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है। कोई दिक्कत, समझ गए। अब इसका थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट का, क्या देख लेते हैं, चित्र।
बातें तो याद नहीं रहती, बात तो मैंने सब बता दिया, लेकिन चित्र नहीं बनाऊंगा तो जैसा चित्र नहीं बनाया था आपने, तो चित्र बनाना जरूरी है। और तुम जानते ही हो आर्ट के मामले में, नहीं सारे आर्ट के मामले में नहीं, चित्र बनाने के आर्ट के मामले में मेरे हाथ कितने दक्ष है, मैं कितना प्रवीण हूं। नहीं जी, बहुत तगड़ा चित्र बनाता हूं ना मैं। ये क्या है आपका? गोल्ड फॉइल। और ये क्या, जो स्क्रीन की बातें मैं कर रहा था, वो स्क्रीन। ठीक। और ये देख रहे हैं आप, ये सब जो अल्फा रे आपको निकल रहा है, कोई दिक्कत? और किसको हिट कर रहा है फिर? स्क्रीन को जाके। नहीं, और वो जिस एंगल पे निकल रहा है उस एंगल को मेजर करते हैं। वो कैलकुलेशन बेसिकली अभी आपको नहीं पढ़ना, ग्रेजुएशन में आप वो सब पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना जानना है कि ऐसा हुआ था। कोई दिक्कत यहां तक में किसी को? नहीं है। इस चित्र को, इसको आप जल्दी से बना लीजिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो पूछेंगे, सवाल जवाब साथ ही साथ चले तो ज्यादा बेहतर है। क्यों गीतांजलि? हाँ जी सर। सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है।
देखिए हम लोग अब इसके बेसिक ऑब्जर्वेशन की बातें करते हैं। हुआ थिन फॉइल में ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि एटम से रेज इस तरीके से टकरा के बाहर आ रही होगी। अब उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया स्क्रीन के और उन्होंने अपना कुछ ऑब्जर्वेशन दिया। क्या दिया, उस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले देखते हैं। क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्व क्या हुआ। उसके बाद पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा कि एटम से मोस्ट ऑफ द रे जो था, मोस्ट ऑफ 99.99 लगा लो, चलो पॉइंट में तुम लोग ज्यादा दिक्कत कर रहे, 99% रे जो था वो क्या हो गया, आपको अनडेविएटेड पास हो गया। मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला है। अनडेविएटेड पास होने का मतलब द नो डिफ्लेक्शन इन द अल्फा रेज। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes without deviation। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका मतलब समझे, दैट मीन्स नो स्कैटरिंग। ये पहला था। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हुए हैं कुछ एंगल बनाते हुए। क्या बनाते हुए, कुछ एंगल बनाते हुए। ऐसा नहीं है कि वो फुली तरीके से बहुत तगड़ा एंगल बनाते हुए निकले हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ एंगल फॉर्म करते हुए अपने पाथ से क्या हुए हैं, डेविएट हुए हैं। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल deviated by making some angle। कोई दिक्कत। और तीसरी बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या इंपॉर्टेंट थी ये बात, क्या है ये बात, लगभग 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल, कितने में, 10,000 अगर अल्फा पार्टिकल फॉल कर रहे हैं तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल डेविएट, तो बाबू ये भी हुआ था, हाँ 180 डिग्री पे डेविएशन उसका देखने को मिला है। मतलब जिस पाथ पे गया था उसके जस्ट अपोजिट पाथ पे लौट आया, मतलब उल्टे पांव भाग आया। समझ रहे बातों को, कितना में, हाँ 1 रेज इन 10,000। अब इसका ये मतलब नहीं कि 9,990 कर गए तो तुम कॉलर पकड़ लोगे कल से मेरा, सर आप 10,000 बोले थे, अनुमान की तरफ करा। ठीक है, रिटर्न टू मेकिंग 180 डिग्री एंगल। ठीक है, ये बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन को तो एटम के माध्यम से आप ऐसे समझिए। समझ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे चला गया अनडेविएटेड, कुछ स्कैटर्ड हुआ, एंगल फॉर्म, देख रहा है ना ये एंगल फॉर्म करता हुआ, और एक जो है अपने पाथ पे जस्ट 180 डिग्री फॉर्म करता हुआ लौट आया। इस बात से किसी को दिक्कत, किसी को शंका, बोलिए, किसी को शंका इस बात से?
ये उनका ऑब्जर्वेशन था। लेकिन ऑब्जर्वेशन से तो काम नहीं चलेगा। काम किससे चलता है? काम किससे चलता है? हाँ नहीं, ऑब्जर्वेशन मतलब प्रूफ ही है, ये थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है, ये प्रैक्टिकल एविडेंस है। लेकिन ऑब्जर्वेशन को बाद आपको थियोरेटिकली भी बता, देखिए साइंस में दोनों तरह की बातें हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो यू शुड हैव अ थियोरेटिकल नॉलेज या थियोरेटिकल इक्वेशन या थियोरेटिकल फॉर्मेशन या मॉडल कह लीजिए उसको, थियोरेटिकल मॉडल भी होना पड़ेगा। अगर कोई थियोरेटिकल मॉडल है तो आपका भी ये उद्देश्य कि उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी होना चाहिए। दोनों काम होते हैं, एक से काम नहीं बनता है। कोई दिक्कत? तो ऑब्जर्वेशन आ गया, तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पे फिर उन्होंने क्या दिया? हाँ, अपनी थ्योरी दी या एक कंक्लूजन ड्रॉ किया अपना, और फिर कंक्लूजन के बाद फिर मॉडल देंगे। ओहो, हम्म ओके ओके, हम्म। यहां तक किसी को अभी तो ऑब्जर्वेशन में तो आप जो कहिएगा मान ही लेंगे, बाद में ना कुछ दिक्कत होगा। क्यों गीतांजलि, आज उदास हो? हाँ, अरे ओके, हाँ उदास हो आज? नहीं हो? ओहो, आपको पांडे जी समझ में आ रहा है? यस। तो तुम्हारी मित्र नहीं दिख रही है जी, कहाँ है वो? और तुम रिशु, तुम तो रोज आते हो, कभी छोड़े भी हो? एक भी दिन नहीं? तो रिशु 100% दे यार। तुम दोनों जी क्लास भी छोड़ी हो? क्लास थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए नहीं जी, तो मजा क्या रहेगा? कौन? उसको पढ़ना है तो काहे छोड़ेगी? तुमको नहीं पढ़ना है इसलिए तुम अब्सेंट करती हो। लिख लिया जी? ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी, ये वाला आइटम भाई तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, ये बनाना था बस। कोई बना लिए तो इसमें शो कौन सा तुम्हारा? कितना इंक खत्म हो गया? उस इंक का भुगतान किया जाएगा। कितना इंक खत्म हो गया बना लिए? विशु देखो समझदार था, नहीं बनाया है। भले पेन उसने 6 रखे हुए हैं, नहीं बनाया नहीं तुमने आज, लेकिन सही काम नहीं किया ना। ये सब काम मत करो, पेन दान कर दो, उत्कर्ष को दे दो। 6-7 पेन रखोगे ऐसे, लाल पीला नीला हरा सब रखा है, तो 4 कम होते हैं क्या? तो एक भी मेरे पास तो एक भी नहीं होता, मांग के लो पेन लो। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने फेंक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सच में यही करता था। रियल ही मैंने पेन खरीदा होगा। 6-7 पेन रखोगे ऐसे, लाल पीला नीला हरा सब रखा है, तो 4 कम होते हैं क्या?
हाँ एग्जाम के समय, क्योंकि उस दिन देने में थोड़ा लोग आनाकानी कर देते थे तो खराब लगता है। हाँ उससे ज्यादा पैसा तो कहाँ कहाँ खर्च होते हैं तो तुमको भी नहीं पता हो। पेन से पैसा क्यों खरीदेंगे, दूसरे लड़के क्या करेंगे। पेन खरीदना पड़े। चलिए अब हम लोग ऑब्जर्वेशन के बाद क्या देखेंगे। हाँ कंक्लूजन। सिनेमा जैसा चल रहा है ना, पहला ऑब्जर्वेशन बाहुबली, फिर कंक्लूजन सेकंड पार्ट में आ रहा है। लेकिन इस चैप्टर में ये कंक्लूजन कंक्लूजन नहीं है, इसके बाद और दो मॉडल है, ये तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है रिशु। हाँ अब पहला कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला इस ऑब्जर्वेशन से। पहला हीलियम 2+ चार्ज पार्टिकल कैसा पॉजिटिव चार्ज, मास भी अनडेविएटेड निकल रहा है, इसे आप क्या निकालेंगे कंक्लूजन, वही निकालेंगे रदरफोर्ड साहब भी। आप क्या निकालते, मैं आप ही से पूछता हूं, द नेशन वांट्स टू नो। ये कैसे, ये तो मैंने तो फिर देखा ये रटी रटाई बात, ये देश जानना ही नहीं चाह रहा था, देश तो ये जानना चाह रहा था पहला ऑब्जर्वेशन से क्या आप निकालते। मास नहीं, हाँ ये मास है कहीं, ये अब मास नहीं है कहीं, दोनों अलग अलग बात है। पहला ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब कि एक मासिव पार्टिकल अनडेविएटेड जा रहा है, एक उसके पास टकराने लायक चीजें है ही नहीं, या फिर अगर कोई है भी, ये भी है ऐसा नहीं कि नहीं होता, अगर कोई है भी तो उसके कंपेरेबल में इतना कम मैसिव होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, अगर कोई है भी तो उसके कंपेयर में इतना कम होगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। पहली दूसरी बात, उस समय तक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी आ चुकी थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी मैक्सवेल साहब की थ्योरी थी, और भी लोगों का काम था उस फील्ड में, ऐसा नहीं था। तो इतनी बात लोगों को पता थी कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को कहीं से गुजराओगे और अगर कोई चार्ज पार्टिकल उसके पास से गुजरेगा, ये चार्ज गुजरेगा तो ऐसे नहीं गुजर जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ खेला, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, डेविएशन होगा, भगा देगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधा निकल जा रही है, इसका क्या मतलब है, दो चीजें, एक तो मास नहीं है भी तो बहुत छोड़ दो, उसका बात ही नहीं करेंगे। दूसरी बात कि यहां पे कोई ऐसा पार्टिकल हो सकता है, या तो वहां पार्टिकल नहीं हो सकता एक काम, या कोई ऐसा भी पार्टिकल हो सकता है जिसका चार्ज अगर ये पॉजिटिव हो तो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो तो तब वो स्ट्रेट लाइन पे सीधे ऐसे खींच लेता है। नहीं, अगर दो अपोजिट चार्जेज होते हैं तो वो सीधे पार्टिकल को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो दो बातें यहां से समझ में आ गई कंक्लूजन में, कि पहली कि वो तो लगभग जो जगह है उसका वो क्या है, खाली है, उसके पास पार्टिकल होगा भी तो उसका मास नहीं के बराबर है, या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है उसका खाली ही है। दूसरी बात यहां से समझ में आ गई कि कोई ऐसा भी पार्टिकल हो सकता है जिसका चार्ज हीलियम 2+ से अपोजिट हो, मतलब अगर ये तो जानते ही थे हीलियम 2+ है, पॉजिटिव है, तो वहां पे कोई ऐसा हो सकता है जिसका चार्ज नेगेटिव हो। कोई दिक्कत, पहला कंक्लूजन क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द रीजन of the atom is what, vacant, समझ गए, ये पहला था। एंड दूसरा इसी में कि सम नेगेटिव चार्ज
may be present at the दूसरा, अब दूसरा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने से कुछ एंगल के साथ स्केटर्ड, कुछ एंगल के साथ क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहा है। अब ये कुछ एंगल क्या है जी, ये कुछ एंगल क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिए कि अल्फा पार्टिकल, मैसिव पार्टिकल, अगर उसमें कोई ना कोई डेविएशन आ रहा है तो डेविएशन दो ही चीजों से आ सकती है, एक तो मास के कारण, दूसरा चार्ज के कारण, दो चरणों से आ सकती है। मैंने कह दिया पहले ही, सारा कंक्लूजन उसी में बेस्ड है। फिर सारा कंक्लूजन बाहुबली का किस पे बेस्ड था कि बाहुबली को कटप्पा ने, उसी तरह इसका भी चार्ज और मास पे बेस्ड है कि चार्ज और मास ऐसा काहे कर रहा है। समझ रहे हैं ना बातों को। तो डेविएशन दो ही कारणों से हो सकती है, एक तो मास से टकरा जाए, या चार्ज को अपने रास्ते से थोड़ा सा अलग कर दे, यही हो सकता है। ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल, बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं है, कुछ अल्फा पार्टिकल का डेविएट होने का यह मतलब है कि वहां पे पास, और दूसरी बात उन्होंने, ये मैंने कहा था पहले कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी साथ साथ रदरफोर्ड साहब कर रहे हैं कि कौन सा एंगल पे कहां से डेविएशन हो रहा है। तो उनको ये बात पता चल गई कि इस एंगल पे इतना डेविएशन किस रीजन से हो रहा है, तो उन्होंने ये बात कह दिया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हो रहा है वो इस कारण से डेविएट हो रहा है क्योंकि उसके सेंटर में, उसके मध्य में कोई ना कोई मास रखा हुआ है, और उस मास से टकरा करके ही वो क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। ठीक है, ये उन्होंने कैलकुलेशन किया, एंगल का कैलकुलेशन, फिर किस रीजन में हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, उसके बाद इन्होंने ये बात कही, ऐसे नहीं हवा में नहीं कह दी। तुम लोग को लगा कितनी आसान है तो हम भी कह सकते हैं, कैलकुलेशन हो, मेहनत वैसे नहीं मिल जाता, घर में सोए हुए मिल जाता है दिन मोबाइल, इसको उठा के लेके चल जाता है, चलो चलो तुमको भी मिलेगा। ठीक है, समझ गए बातों को। तो उनके बाद ये दूसरे से क्या निकली कि some massive part is present at the center of atom due to which deviation observed। कोई दिक्कत, ये दूसरी बात उनको पता चली, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरी बात तो और भी क्रांतिकारी थी, बस पानी पी लूं मैं, लगातार बोलने से गला सूख जाता है। क्या जी तुम लोग क्या एसी के सामने आराम से बैठे हुए चुपचाप, मैं बोलूं तब बोलोगे, मैं तो वहां दौड़ रहा हूं लगभग। तुम्हें पता है मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, चलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बोलो क्यों, बोलो क्यों, मैं 6-7 घंटा खड़ा ही तो रहता हूं ना, मैं चलता ही रहता हूं, बोलता रहता, अब किस इससे बड़ा एक्सरसाइज क्या करूं मैं। ठीक है गीतांजलि, एक्सरसाइज सभी को करना चाहिए, ये उतना अच्छा नहीं है। हाँ, तीसरी बातों पे आते हैं हम लोग। हो गया, ड्रिंक ब्रेक हो गया, अब मैच शुरू। कल का मैच तो ठीक था क्या जी, ये लड़का देखो सोए काहे नहीं थे, जल्दी सो, क्लास जल्दी आया करो, मैच देखने में बिजी था ये, कल के लिए छोड़ देता हूँ, कल इंडिया पाकिस्तान था तो चलता है उतना। जीत गया नहीं जी, तुमको यकीन था, फिर निकलो क्लास से, यकीन रखा करो। बॉलिंग कितना तगड़ा बॉलिंग, अब किसको बॉलिंग कहते हो तुम, गधे लड़का। मैच तब तक फिनिश नहीं हो जाता जब तक आखिरी बॉल फेंका ना जाए, अंपायर ना कह दे कि आप हार चुके हैं। गधे, कब सीखेगा ये लड़का।
गजब 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 लड़का। नहीं देखे हो? आरसीबी ने इतना अच्छा मैच दिखाया है, भूल जाते हो क्या? देखो यहाँ पे कहाँ तुम लेके चले गए मुझे। एक में 10,000 अपने पाथ पे चला जाता है रिटर्न, ये बड़ी बात निकली कि एक पार्टिकल ऐसा भी है, नंबर बहुत कम है उसका, लेकिन एक पार्टिकल ऐसा भी है जो अपने पाथ पे 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर से क्या होगा, रिटर्न चला जाएगा। इसका क्या मतलब है कि वहां पे जो कॉलिजन, एक्चुअली में वो बेसिकली कॉलिजन हो तो नहीं रहा था, ठीक है आप मान लीजिए कॉलिजन समझते हैं। तो अगर दो मास का कॉलिजन ऐसा होता है, मतलब क्या बोलते हैं, हेड टू हेड डायरेक्ट कॉलिजन, ऐसे हेड टू हेड कॉलिजन, तो वो क्या होता है, जस्ट अपने पाथ पे फिर से वापस जाने की प्रोबेबिलिटी होती है कि 180 डिग्री पे वापस चला जाए, होता भी है। दो बॉल को ऐसे हेड टू हेड टकराओगे तो दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे निकल जाएंगे। तो ऐसा देखा गया कि वो जो पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल, जो मैसिव पार्टिकल है, वो डायरेक्ट 180 डिग्री पे आया, मतलब किसी भारी चीज से वो क्या होगा, टकराया, हो सकता है कि टकराया हो। ठीक है, ये एक अनुमान लगाया गया कि एक भारी चीज से टकराया होगा और वहां पे हेड टू हेड कॉलिजन हुआ। ठीक, लेकिन बात इतनी आसान नहीं निकली। ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि वो जो अल्फा पार्टिकल तुम भेजे थे ना, वो वास्तव में उससे टकरा ही नहीं पाया। हाँ, वो अल्फा पार्टिकल वास्तव में उससे टकरा ही नहीं पाया, वो बिना टकराए ही वापस आ रहा है। तो बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप, ज्यादा कर लिए हैं क्या? सुबह सुबह नहीं रिसु, वो बिना टकराए सच में वापस आया, एक मिनिमम डिस्टेंस तक गया, और उस मिनिमम डिस्टेंस से बाद बोला अब मेरी जाने की औकात है नहीं, वहां से वो लौट आया, टकराया ही नहीं उससे। हाँ, क्यों? अगर खालिस मांस होता तब तो जाके टकरा जाता, लेकिन सिर्फ मांस तो ये था नहीं, ये क्या था, मास के अलावा उसके पास चार्ज भी था, और जो चार्ज आपस में टकराने वाले हैं, और जब दोनों चार्ज का नेचर अलग अलग होगा तो दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स, और उस रिपल्सिव फोर्स के कारण वो जो अल्फा पार्टिकल था वो फिर से अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो यहां से तुमको हो मिल गया, मिल गया, कौन मिल गया, पॉजिटिव चार्ज। बोला कहां, वही मास में, वही जिसे तुम मैसिव मैसिव कह के चिल्ला रहे, उसी के अंदर है छुपा हुआ। कौन, समझ गए? इसलिए मैं तीसरा वाले को बहुत खतरनाक बोल रहा, समझ गए अब क्यों खतरनाक बोला? तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे यहां से कि हैवी मास concentrated at center having positive charge। बस खेला इसके बाद शुरू हो गया। पॉजिटिव चार्ज है कहां पे, उसी सेंटर्ड में, उसी मास में। कोई दिक्कत यहां से किसी को, कोई डाउट कंक्लूजन से? ठीक है, तो आप लोग कंक्लूजन 2 मिनट में लिखिए। तो अब हम लोग उसके बाद फिर कंक्लूजन के बाद क्या पढ़ेंगे, बोलो? मॉडल। अरे मॉडल कहाँ है अभी तक? अभी तक तो एक्सपेरिमेंट, अभी तो लैब में बैठे हुए अपन लोग ना, अभी तो चाय कॉफी पी रहे हैं, अब मॉडल भी तो देना होगा, नहीं गीतांजलि? बोलो, लिख लीजिए।
क्या जी, हो गया? हाँ हो गया, देखो रिशु का हो गया, बाकी सबका बहुत बढ़िया। देखो तो अब इस रिजल्ट के आ जाने के बाद थॉमसन मॉडल की जो वैधानिक पकड़ थी वो क्या हो गई, खत्म, क्योंकि अब थॉमसन मॉडल क्या हो गया आपके पास, बेकार। तो अब आपको एक नया मॉडल देना होगा। ये मॉडल सचमुच में बहुत ही ज्यादा एडवांस था थॉमसन मॉडल से, और इस मॉडल और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस के बाद ही और भी ज्यादा काम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस मॉडल की चर्चा मैं सोच रहा हूं कि अगले क्लास में की जाए फ्रेश माइंड के साथ, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि फिर कल, आज पूरा तो नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर कल जाएगी, तो एक दिन में ही करना ज्यादा सही है। क्या जी रिशु? हाँ, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी तो कहानियां चलेंगी आप लोगों की इस क्लास में।